हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 के सेमीकंडक्टर मटेरियल और डिवाइसेस के बैंड थ्योरी के इस क्लास में। हम इसी बैंड थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। जबकि लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया था, वहां पर भी हमने बैंड थ्योरी के बेसिक्स पे बात किया था कि हाइड्रोजन जो है ये डायटॉमिक फॉर्म में क्यों होता है। इसे समझने के बाद ही आप ये समझ सकते हैं कि बैंड थ्योरी एग्जैक्टली है क्या, जो सॉलिड क्रिस्टल्स है वो बैंड्स क्यों बनाता है। तो अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखिए बैंड थ्योरी पार्ट 1 फॉर क्लास 12 एडू पॉइंट। फॉर क्लास 12 लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के बीएससी के लिए भी वीडियोस बनने वाले हैं, वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स आने वाला है। सो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली वहां पर क्लास 12 अटेंड कीजिएगा, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप देख ले। वैसे अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा वो वीडियो, कितना समझ में आया और आपका आइडिया में कुछ एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या बात किया था कि हाइड्रोजन डायटॉमिक फॉर्म में होता है। क्यों होता है फिर से मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर होता क्या है, जब दो आइसोलेटेड एटम्स होता है हाइड्रोजन का, तो उन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर ग्राउंड स्टेट में रहे तो ये 1s ऑर्बिटल में रहता है और उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे ही वो बनाता है एक मॉलिक्यूल, सो वहां पर ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है। एक दूसरे के साथ मिलके ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स से, उसके लॉज से, मैथमेटिक्स से जब हम इसे डिराइव करते हैं तो यहां पर जो एनर्जी निकल के आता है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसका दो सोल्यूशन होता है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक नहीं बल्कि दो बना देता है। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही क्लोज होता है और वो एक तो इस एनर्जी लेवल से थोड़ा ज्यादा होता है और दूसरा इस एनर्जी लेवल से कम होता है। तो ये तो तब होता है जब दो एटम्स बहुत क्लोज आते हैं। लेकिन सॉलिड क्रिस्टल में दो नहीं बल्कि बहुत 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 सारे एटम्स बहुत क्लोज आ जाते हैं। उस समय सारे एटम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। हमें यही देखना है कि उस सिचुएशन में होगा क्या, और वहीं से चल के आगे आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली सॉलिड क्रिस्टल में ये जो सॉलिड एटम्स है उसका जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे डिस्क्रीट, ऐसे लाइन ना होके बैंड क्यों बनता है। और वहीं से आगे आप समझ पाएंगे कि जो इंसुलेटर है, जो कंडक्टर है और जो सेमीकंडक्टर है, इनका करंट का कंडक्टिविटी के हिसाब से वैसा बिहेवियर क्यों होता है। क्यों जो है वो इंसुलेटर करंट को अलाउ नहीं करता है और क्यों जो मेटल्स है वो करंट को बहुत बेहतरीन तरीके से अलाउ करता है, जबकि सेमीकंडक्टर जो है इसका करंट का कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंटरमीडिएट लेवल का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सोडियम एटम से। सोडियम जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि ये एक मेटल होता है। सो सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर 11 होता है इसका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। चलिए इसे हम लाइंस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये 1s, फिर ये हो गया 2s, फिर ये हो गया 2p, और ये हो गया 3s। सो 3s मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूं, 3s। इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो 1s ऑर्बिटल है इसके दो क्वांटम स्टेट्स दोनों को फुलफिल करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर। 2s में भी दो क्वांटम स्टेट्स दोनों को फुलफिल करेगा ये। 2p में 6 क्वांटम स्टेट्स 6 को फुलफिल करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां पर। और 3s में 2 क्वांटम स्टेट्स, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या आगे और ऑर्बिटल्स हैं?
बिल्कुल है। भले ही इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे, ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट कर रहा है। ऑर्बिटल कोई नारियल का खोल जैसा तो कोई फिजिकल चीज है नहीं। वो क्या है? वो अलाउड एनर्जी लेवल है। क्या इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी से उस लेवल तक पहुंच सकता है या नहीं, दैट मीन उसे उतना एनर्जी मिल सकता है या नहीं, वही होता है ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा भले ही वहां पर इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे। तो यहां पर 3s के बाद 3p एग्जिस्ट करेगा भले ही इलेक्ट्रॉन रहे ना रहे। और इसके बाद आएगा 4s, उसके बाद 3d आएगा। वैसे केमिस्ट्री मेरे लिए भूत के बराबर है, सो मैं बहुत बुरा हूं केमिस्ट्री में। सो इसके आगे यहां पर होगा 3p के बाद होगा 4s के बाद होगा यहां पर 3d। ऐसे आगे और भी ऑर्बिटल्स होंगे, अलाउड एनर्जी लेवल्स होंगे, भले ही इलेक्ट्रॉन हो ना हो। अब देखिए यहां पर क्या होगा। यहां तो हम एक सोडियम एटम की बात कर रहे थे। अगर 2 सोडियम एटम्स को क्लोज लाया जाता है, सो 2 सोडियम एटम्स बहुत क्लोज लाया गया है, सो दोनों सोडियम है। अब क्या होगा देखिए, जैसे जैसे ये क्लोज आते जाएगा, एक एक ऑर्बिटल इसका ओवरलैप करते जाएगा। जब ये क्लोज आ रहा था, सबसे पहले सबसे ऊपर का जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा, फिर उसके नीचे का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, फिर उसके नीचे का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इस तरह से ओवरलैपिंग होते रहेगा। सो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। सो दोनों को क्लोज लाया जा रहा है। क्लोज लाते हुए एक समय ऐसा आएगा कि ये जो 3d ऑर्बिटल है ये ओवरलैप कर जाएगा, भले ही इलेक्ट्रॉन हो ना हो। ये दोनों का 3d ओवरलैप करेगा और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, इसीलिए ये देखिए स्प्लिट कर गया 2 पार्ट्स में। उसके बाद ऐसे ही और क्लोज आते जाएगा, फिर 4s जो है ये स्प्लिट कर जाएगा। सिमिलरली उसके बाद जो है ये 3p स्प्लिट करेगा और क्लोज आने से, और फिर और भी क्लोज आएगा जब, तो ये 3s जो है ये भी स्प्लिट कर जाएगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या 2 अलाउड एनर्जी लेवल्स में। हम जो अपना कंसंट्रेशन है वो पूरा कंसंट्रेशन ये 3s ऑर्बिटल पे डालेंगे। यहां पे क्या होगा, इस पे हम डाले रखेंगे अपना कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो मेनली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो ये इलेक्ट्रॉन ही होगा। यही सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस ऑर्बिटल में है या वैलेंस शेल में है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो थोड़ा और डिटेल्स में जानने के लिए हम अपना कंसंट्रेशन को सिर्फ यहां पर रखते हैं। हम क्या करेंगे, अब 2 नहीं 2 से ज्यादा अब हम एटम्स ले आएंगे। चलिए फॉर एग्जाम्पल 3 सोडियम एटम्स जो है ये बहुत क्लोज आ गए। 3, चलिए इसे मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। 3 आ गए। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो 3s ऑर्बिटल है इसमें होगा क्या। अब देखिए ये जो है पहला और दूसरा ये तो ओवरलैप कर ही रहा था। इन दोनों का जो 3s ऑर्बिटल था ये ओवरलैप कर रहा था। इस केस में अगर देखें यहां पर ये ओवरलैप कर रहा था। अब जब तीसरा आ गया तो कुछ सिचुएशन ऐसा था, फिर ये तीसरा एटम जब आया, ऑब्वियसली अब ये भी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस करेगा, तो अब ये भी पार्टिसिपेट करेगा उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसका मतलब जब 2 एटम्स थे, दोनों इंटरैक्ट कर रहा था, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था। अब 3 अगर रहे 3 एटम्स, तो अब यही 3s जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये 3 पार्ट में टूट जाएगा। ऐसे ही अगर बहुत सारे एटम्स रहे, इस तरह से बहुत सारे एटम्स के बाद हमें मिलेगा एक एटम का क्रिस्टल। सो एक एटॉमिक क्रिस्टल, सोडियम क्रिस्टल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल कि हमने मान लिया कि 1 मोल का सोडियम है। सो अगर 1 मोल का सोडियम होगा, सो दैट इज नियरली 6 × 10⁻23 इतने एटम्स होंगे। n इज नंबर ऑफ एटम्स, सो n इज इक्वल टू इतना। सो अब अगर इतने एटम्स क्लोज आ जाए,
एक को, इसके ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस किया सबसे पहले इसने, फिर उसके ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस किया इसने, फिर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इसने इन्फ्लुएंस किया। सो इस तरह से आप पाएंगे कि जो सारे एटम्स है एक दूसरे के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब एक दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्फ्लुएंस कर रहा और एक ओवरऑल ओवरलैप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। यहां पर जब ये एटम्स क्लोज आता है तो ये स्प्लिट कर जाता है, हमने देखा ऑर्बिटल। जितना ये क्लोज आते जाता है ये जो विड्थ है इसका, ये जो विड्थ है ये विड्थ बढ़ते जाता है। सो यहां पर बहुत सारे एटम्स जब क्लोज आ जाते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि कितने एटम्स है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 23। सो वहां पर ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो लाइन है और सबसे कम एनर्जी वाला जो लाइन है, ये 3s की ही हम बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब इसके बीच कितने लाइंस बनेंगे ऐसे? जब दो एटम इंटरैक्ट कर रहा है तो ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट हुआ ये 3s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है। जब यहां पर 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर में एटम्स रहेगा तो ये जो 3s एटॉमिक ऑर्बिटल था जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गया, सो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कितने ऐसे लाइंस होंगे, ऐसे कितने लाइंस होंगे? ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स जो इंटरैक्ट कर रहा है, वो कितना है? वो बहुत ज्यादा है। उतने लाइंस अगर आप यहां पर ड्रॉ करेंगे तो फिर यहां हमें क्या करना होगा? ऑब्वियसली यहां पर हमें ड्रॉ करना होगा एक बैंड, यहां पर हमें एक बैंड सा दिखेगा। डेफिनेटली यहां पर अगर इसे जूम किया जाए, उतना अगर जूम कर सके हम, वैसे ये फिजिकली आपको दिखेगा नहीं, फिर भी हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, अगर इसे जूम किया जाए एक छोटा सा पार्ट, यहां पर हम बहुत टाइनी पार्ट यहां पर कंसीडर कर रहे हैं और इसे अगर हम जूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसे जब हम बहुत बड़ा करके देखेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर हमें बहुत ही क्लोज्डली स्पेस्ड हमें ऐसे लाइन्स दिखेंगे, बहुत ही क्लोज्डली स्पेस्ड लाइन। ये इतने क्लोज होते हैं, इतने क्लोज कि इसे हम कंटिन्यूअस बैंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ये जो है ये फंडामेंटली अगर देखें तो इतना कंटिन्यूअस नहीं होता, डेफिनेटली इसके बीच का गैप कुछ ना कुछ होता है इन लाइंस के बीच, लेकिन वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। क्यों नेग्लिजिबली स्मॉल होता है? क्योंकि अगर सोडियम का ही केस कंसीडर कर ले तो ये जो बैंड बनता है, ये बैंड विड्थ जो है, ये विड्थ क्या इंडिकेट कर रहा है? वैसे ये जो वाई एक्सिस है यहां पर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। 1s का कुछ एनर्जी होगा, उससे ज्यादा 2s का एनर्जी होगा, उससे ज्यादा 2p का, उससे ज्यादा 3p का। तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो विड्थ है, ये विड्थ किसे इंडिकेट करेगा? ये एनर्जी को इंडिकेट करेगा। ये जो एनर्जी होता है नॉर्मली ये इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग चलिए मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका विड्थ है। अब इस विड्थ में कितने लाइंस हैं? सो नंबर ऑफ लाइंस अगर देखें, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप सोचे एक लाइन जो है, कंसेक्यूटिव लाइंस जो है, उनके बीच का गैप कितना होगा? ये टोटल विड्थ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, उसके बीच 10 टू द पावर 23 के ऑर्डर में नंबर ऑफ लाइंस है। सो ये जो एनर्जी गैप है, ओह वेट, यहां पर कुछ लोग, अति ज्ञानी लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में उल्टी करने। वो ये कहेंगे कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है और तरह की बातें कहेंगे। भाई ये आप जो टेक्निकली इस चैप्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करते हैं, वो फॉरबिडन एनर्जी गैप यहां पर नहीं है। अगर मुझे कुछ और कहना चाहिए था, अगर इसका कुछ और टर्म है तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांग लेता हूं, पर टेक्निकली दैट इज एनर्जी गैप। दो एनर्जी के बीच में जो गैप है वो है, दैट्स इट। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। सो ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है,
ये नियरली जीरो होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। सो मैं यहां लिख दूं वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एनर्जी गैप होगा। इसीलिए हम जो है इसे कहते हैं, ये जो पार्ट है ये, इसे हम कहते हैं बैंड, एनर्जी बैंड। ये तो एक बैंड बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बैंड बन गया। यहां पर आपको 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? अब ध्यान से देखिए, यहां पर 2 क्वांटम स्टेट पॉसिबल था, 1 इलेक्ट्रॉन था। यहां पर जब ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा तो पहले एटम का जो इलेक्ट्रॉन है यहां रहेगा नीचे वाले एनर्जी लेवल पे, और दूसरे का भी जो इलेक्ट्रॉन है इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। सो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर अगर n नंबर ऑफ एटम्स है जो कि यहां पर बैंड बना रहा है, तो क्वांटम स्टेट्स कितना होगा? एक एटम में 3s का क्वांटम स्टेट्स 2 है। सो 2 एटम में जब मिल जाता है तो क्वांटम स्टेट यहां पर 2 और यहां पर 2, तो क्वांटम स्टेट्स 4 हैं। अब यहां पर अगर n एटम्स मिलके ये बैंड बना रहा है, एक एक लाइन में अगर 2-2 क्वांटम स्टेट्स होंगे, सो यहां पर नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स जो है ये 2n होगा। सो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ये 2n होगा। अब ये 2n में आप देखें, हर एक एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा। हर एक एटम के 3s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। सो n एटम्स है, हर एक का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फुलफिल करेगा, यहां पर रहेगा। लेकिन वो सारे नंबर कितने हैं? उन सब का नंबर है n। सो 2n स्टेट्स है, क्वांटम स्टेट्स, n इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन ये आधा जो है ये आधा फुलफिल करके रखेगा। आप ऐसे सोचें कि इसके साथ इसको कंपेयर करें। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, उसे अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाना हो तो कैसे जाएगा? ये 3s से यहां पर तो पहुंच नहीं सकता इस एनर्जी स्टेट में, क्योंकि ये अलाउड एनर्जी लेवल है ही नहीं। ये या तो यहां पर पहुंचेगा या फिर यहां पर पहुंच सकता है, बीच में कहीं नहीं रह सकता है। तो सबसे आसान होगा इसके लिए 3p में पहुंचना। सो इसे कुछ एनर्जी चाहिए होगा, कुछ एनर्जी इसे दिया जाए तो ये 3p में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी दिया जाए तो ये 4s में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी मिले तो 3d में चला जाएगा। सो मिनिमम एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन को अक्वायर अगर करना है तो वो मिनिमम एनर्जी इतना होगा। सो ये मिनिमम एनर्जी जो कि वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर सकता है, अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। इस केस में क्या होगा? यहां पर देखिए सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में क्या होगा? देखिए, अगर इसे थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाता है, बहुत ही थोड़ा, अगर बहुत थोड़ा भी एनर्जी मिल जाता है तो ये यहां से एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक पहुंच सकता है। बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा इसे। यही फंडामेंटल चीज है कि ये जो मेटल्स है ये इतना अच्छा कंडक्टर क्यों होता है। आप इस पर सोचे, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ पर आप इस पे सोचे कि ये बेसिक रीजन है कि बहुत थोड़ा एनर्जी भी अगर मिले किसी मेटल को, अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिले, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, और फिर उससे अगला एनर्जी लेवल पे, फिर उससे अगला एनर्जी लेवल पे, फिर उससे अगला एनर्जी लेवल पे वो जा सकता है। हेंस वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। वैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्वांटम मैकेनिकली अगर सोचा जाए तो यहां पर वेव फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आता है, उस इलेक्ट्रॉन का किसी एक जगह पे फाइंड आउट करने का, मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उस पे डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। तो ये तो बहुत ही डिटेल्ड चर्चा चाहिए इसके लिए। आप क्लासिकल सोच से ही सोचिए ना कि थोड़ा सा एनर्जी मिला, ये अगला लेवल पे चला गया, थोड़ा एनर्जी और मिला, फिर अगला लेवल पे चला गया, फिर थोड़ा मिला, अगला लेवल पे चला गया। मतलब छोटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे तो वो यहां से इसे यहां पहुंचा सकता है, फिर आगे यहां से यहां पहुंचा सकता है, आगे यहां से यहां, फिर आगे यहां से यहां पहुंचा सकता है। इस तरह से उसका एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसे वो बढ़ा सकता है।
हेंस वो कंडक्टिविटी में मदद करेगा, वो कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ऐसा अगर सिचुएशन रहे, अगर सिंगल एटम रहे यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए होगा, जो कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझना होगा। कुछ बैंड्स को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, कुछ बैंड्स को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और उनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। सो ये सारी चीजें भी हम आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल हमने ये देख लिया कि ऐसा बैंड बनता है जब बहुत सारे एटम्स जो है बहुत क्लोज आ जाते हैं, और जितना ये क्लोज आते जाएगा उतना जो है बैंड का विड्थ बढ़ते जाता है। बैंड का विड्थ बढ़ते जाता है का मतलब कुछ ऐसा होगा कि और अगर क्लोज आ जाए इनका इंटर एटॉमिक जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो अगर कम होते जाए तो फिर यहां पर ये बैंड और थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ये इसका विड्थ जो है ये विड्थ बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, विड्थ बढ़ेगा इसका। सो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो एक फिगर देख लेते हैं, उस फिगर से ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है जब एटम्स बहुत क्लोज आते हैं। तो ये बैंड्स जो है किस रेट से स्प्लिट करता है, किस हिसाब से स्प्लिट करता है, वो एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, फिर भी वो आपको एक अच्छा सा आइडिया देगा। तो चलिए फिर से सोडियम को ही कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि सोडियम का वेपर है, बहुत सारे सोडियम एटम्स है जो कि काफी दूर है एक दूसरे से। सो सोडियम का वेपर है, यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जो ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करेंगे उसमें वाई एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली, और एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस टी। तो जब ये बहुत दूर होंगे तो इसका जो ऑर्बिटल्स है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्बिटल कंसिडर कर लेते हैं 3p को। सो 3p डिस्टिंक्ट एक हमें लाइन दिखेगा, ये 3p है। सो 3p उसी तरह से 3s भी एक डिस्टिंक्ट लाइन होगा, क्योंकि अब तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना नहीं होगा, ये इंटरैक्ट नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और ये था 3p, ये है 3s, और चलिए ये हो गया 2p। ये डिस्टिंक्ट हमें लाइंस दिखेंगे। अब क्या होता है, ये बहुत क्लोज आने लगते हैं, ये क्लोज आने लगे, सारे जो है क्लोज आने लगे, काफी क्लोज आने लगे। सो जब ये क्लोज आने लगेगा तो इसका जो ऑर्बिटल्स है ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो 3 लाइंस हमने ड्रॉ किया है, 3 ऑर्बिटल्स लिखा है, इसमें से सबसे पहले इंटरैक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा वो पहले इंटरैक्ट करेगा। सो ये कर गया यहाँ से स्प्लिट, ये इस तरह से स्प्लिट करने लगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ये जो बैंड है इसका विड्थ उतना बढ़ेगा, ये कर गया स्प्लिट इस तरह से। लेकिन 3s अब तक स्प्लिट नहीं किया होगा, और ज्यादा डिस्टेंस घटने से, दैट मीन क्लोज आने से अब 3s करेगा स्प्लिट। बहुत क्लोज आने के बाद 3s स्प्लिट करेगा। सो अब क्या है, ये कब होगा? जब ये सारे और क्लोज आ जाएंगे, और ज्यादा क्लोज। सो इस समय अब स्प्लिट करेगा 3s। 3p ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका था, हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले स्प्लिट करता है। सो ये और क्लोज आ गए ये सारे। सो अब स्प्लिटिंग जो है अब 3s का शुरू हो गया। सो 3s अब स्प्लिट कर गया, लेकिन माफ कीजिएगा, ये 2p होता है, यहां पर मैंने गलती से 3p लिख दिया है। सो ये 2p होगा। सो 2p अब जो है, अब ये 2p अब तक स्प्लिट नहीं किया है, लेकिन 3p पहले ही स्प्लिट कर गया था, 3s उसके बाद। सो इस तरह से ये स्प्लिट कर गया, और ऐसे हो जाएगा जो बैंड्स है, बैंड ओवरलैप कर जाएंगे। फिर बहुत देर बाद ये जो 2p है, बहुत कम डिस्टेंस जब होगा इनके बीच का, तब जाके ये स्प्लिट करेगा। सो ऐसे होता है स्प्लिटिंग, ऐसे ये स्प्लिट कर जाता है। इसी चीज को बेहतर तरीके से देखते हैं, चलिए। रॉबर्ट आइसबर्ग और रॉबर्ट रेसनिक की किताब क्वांटम फिजिक्स से लिया गया यह फिगर है। तो यहां पर देखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घटते साथ कैसे इसका स्प्लिटिंग हो रहा है। इस जगह पे 3s जो है ये स्प्लिट किया है,
इस जगह पे यहाँ पर ये स्प्लिट किया है 3s। 3p से पहले ही स्प्लिट कर चुका था, कुछ इतना इस जगह पे ये स्प्लिट कर चुका था। 4s उससे पहले, 3d भी उससे पहले ही स्प्लिट कर चुका था। अब 2p को देखे, 2p बहुत देर बाद स्प्लिट किया, बहुत क्लोज आने के बाद स्प्लिट किया। ऐसा ही होना चाहिए। जो सोडियम क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कुछ इतना होता है, इतना एंगस्ट्रॉम। सो इस सिचुएशन के बारे में सोचिए, ये वाला जो सिचुएशन है, मतलब ये बना कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पर 3s में। सो 3s में यहाँ पर है, उसे कुछ एनर्जी दिया गया। सो उसे कुछ एनर्जी देते साथ उसका एनर्जी बढ़ेगा, और थोड़ा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बैंड है, बहुत सारे क्लोज लाइंस हैं यहाँ पर। सो और एनर्जी दिया गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका एनर्जी कितना हो गया, देखिए 0। अब ये बाउंड नहीं होगा, किसी भी न्यूक्लियाई के साथ बाउंड नहीं होगा। उस पूरे क्रिस्टल में जितने भी एटम्स हैं, किसी के न्यूक्लियाई के साथ बाउंड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 हो गया है, मतलब ये फ्री बन गया है क्लासिकल सेंस में अगर कहें तो। सो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स जो है बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, आगे के वीडियोस में और भी थोड़ा डिटेल्स में कुछ टर्म्स के साथ इन चीजों को समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि इन बैंड्स के हिसाब से इंसुलेटर को, कंडक्टर को और सेमीकंडक्टर को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, या फिर और क्या क्या यहाँ पर इस वीडियो में मिसिंग था जो कि मुझे और डिटेल्स में बताना चाहिए था। आपका फीडबैक जो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, हमें एक थ्रस्ट मिलता है, एक पुल मिलता है, जिससे कि हम और ज्यादा मेहनत कर पाते हैं। और हाँ, यहाँ पर इस वीडियो को खत्म कर दिया गया है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप किताब उठाइए, जहां से जो रिसोर्स मिलता है उठाइए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके ज्ञान के पीछे रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। सो आप खुद मेहनत करें, खुद देखें चीजों को, खुद समझने का कोशिश करें। इससे आपका इमेजिनेशन लेवल बढ़ेगा। चाहे कोई कुछ भी कह दे, आपका इमेजिनेशन सिर्फ आपके मेहनत से बढ़ेगा, सिर्फ आपके सोचने से बढ़ेगा। सो किताब उठाइए, इंतजार मत कीजिए, अगला जो पार्ट है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आई होप कि मुलाकात होगी। गुड बाय। हमें पता है कि सिलिकॉन जो है ये एक बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, लेकिन अब तक जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में हमने पढ़ा है, जो बैंड थ्योरी बताता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, क्या उसके हिसाब से सही में सिलिकॉन को एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होना चाहिए था? जैसे कि बैंड थ्योरी में इससे पहले हमने बात किया है कि वैलेंस बैंड ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होता है, ये इसका वैलेंस बैंड होता है। और इसके ऊपर वाला जो बैंड होता है, ये ऊपर वाला बैंड जो है ये पूरी तरह से एम्प्टी होता है, और इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। इन दोनों बैंड्स के बीच अगर एक छोटा सा गैप रहता है,